हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटर्स बाय गीता में। आज हम सीटेट 2026 का सीडीपी का पोर्शन पढ़ेंगे। इसमें आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम के लिए तैयार किए गए हैं ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो इसलिए आप इसे बार बार रिवीजन करिए और ध्यान से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? यानी प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए? ए, धैर्य और दृढ़ता। बी, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। सी, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। डी, पढ़ाने की उत्सुकता। बताइए आप सब, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कोशिश करिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, धैर्य और दृढ़ता। एक शिक्षक के अंदर अगर धैर्य और दृढ़ता होगी तभी वो विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं, उनकी परिस्थितियां हैं, उनके बारे में सहजता से उनको दूर कर सकेगा, उनका समाधान कर सकेगा। इसलिए एक शिक्षक के अंदर धैर्य और दृढ़ता का गुण होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में से निपटने का निम्न में से कौन सा सबसे बेहतर तरीका हो सकता है? यानी इस स्थिति से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आइए देखते हैं इसके कौन कौन से विकल्प हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। बी नंबर है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। बताइए आप लोग, ये एकदम कॉमन सेंस का सवाल है, क्वेश्चन है आपका ये एमसीक्यू। तो बताइए इसमें क्या हो कि एक जो शिक्षक है उसका जो विचार है वो ये है कि बच्चे कहीं भी बैठें पूरी क्लास में, एक दूसरे के साथ चर्चा करें, एक दूसरे के साथ पढ़ें। लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे हैं जिनको ये पसंद नहीं आता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आंसर करिए सभी लोग। इसका आंसर होगा बी नंबर, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। आपका बी नंबर राइट है। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था होती है? ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका आंसर करिए, क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका सी। ये जो अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने के योग्य हो जाता है। यानी 7 से 11 वर्ष के बीच में बच्चा चीजों को समझने लगता है। और इस जो मनोवैज्ञानिक पियाजे हैं उनके अनुसार बच्चे में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। ये कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका संरक्षण, दूसरा है आपका संख्या बोध, यानी बच्चा संख्या जानने लगता है। नेक्स्ट है आपका
क्रमानुसार, यानी बच्चा क्रम भी जानने लगता है। नेक्स्ट है आपका वर्गीकरण, यानी वो बच्चा अलग अलग चीजों को करना भी जान जाता है। पारस्परिक, और नेक्स्ट सबसे लास्ट का है आपका पांचवा, पारस्परिक संबंध की क्षमता, यानी आपस में क्या संबंध है ये क्षमता भी उसके अंदर आ जाती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है मन का मानचित्र चित्रण संबंधित है, यह है आपका ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी मन का चित्र बनाने से, सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी बोध बढ़ाने की तकनीक से। तो इसका आंसर करिए आप लोग, क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर है सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी मन का जो मानचित्रण का अर्थ है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, यानी किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा को मन में बना लेना, यह मन का मानचित्रण कहलाता है। नेक्स्ट है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका आंसर बताइए राइट क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, यानी क्लास में जो है वो अलग अलग क्षमता वाले बच्चे होते हैं तो उसी के अनुसार उनकी शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, बी विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, सी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, डी अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका राइट आंसर करिए क्या होगा? सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए नंबर राइट है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। नेक्स्ट है आपका पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर, बी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। तो इसका बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 12 वर्ष एवं ऊपर की अवस्था है। नेक्स्ट है आपका सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ए कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, बी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, सी कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, डी वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। इसका आंसर करिए क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं, तभी अच्छे से समृद्ध सीखना हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। बी, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। सी, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। आपका डी नंबर राइट है। नेक्स्ट है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, डी, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, यानी वो कक्षा 5 में है तो उससे कम कक्षा का कार्य उसे करने को मिलना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका बी नंबर राइट होगा। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। सी, सानिध्य की आवश्यकता। डी, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, यानी इसका जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। बी, सभागार। सी, घर। डी, खेल का मैदान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, यानी कक्षा और विद्यालय ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां पर संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एक खाली स्थान है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सी, कक्षा में एकदम खामोशी। डी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यानी अभिप्रेरित जो शिक्षण है उसका संकेतक विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को माना जाता है। यानी विद्यार्थी जो हैं उनके द्वारा जब प्रश्न पूछा जाता है तो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाता है जब वह अभिप्रेरित होता है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों और विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण
नहीं है, यानी जो बुद्धिमान बच्चा होता है उसका ये लक्षण नहीं है। एक, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। सी, वह जो नए परिवेश में समस्या को समायोजित कर सकता है। डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यानी जिसमें रटने की प्रवृत्ति होती है वो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है, किसको जाता है? पेवलव को जाता है, कोहलबर्ग को जाता है, स्किनर को जाता है या पियाजे को जाता है? इसका आंसर करिए। किसने कहा है कि बच्चों की अपनी ही दुनिया होती है? आपका राइट आंसर है पियाजे। पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो हैं वो अपनी दुनिया का खुद ही निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह क्या दर्शाता है? ए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं। सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तभी वो विद्यालय में उसको बात करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ए, सामाजिक दर्शन। बी, मीडिया मनोविज्ञान। सी, शिक्षा मनोविज्ञान। डी, शिक्षा समाजशास्त्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं को समझने का प्रयास करने का अवसर देते हैं। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी इंस्पिरेशन है क्या पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। बी, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है। सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। डी, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट है वो, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका आपका आंसर होगा सी नंबर, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, यानी जब बच्चे को प्रेरणा मिलती है तो उसको और अधिक रुचि आता है कि वो और अधिक सीखे। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी, मूल्यांकन प्रक्रिया। सी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। डी, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए नंबर राइट होगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सी, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। डी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका बी नंबर राइट आंसर होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यानी जो निचली कक्षाएं होती हैं उसमें शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास और वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है।
क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता पर जो है वो सामान्य होती है, यानी बहुत विशेष नहीं होती। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ए, सीखने का प्रभाव नियम, बी, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सी, सीखने का तत्परता का नियम, डी, सीखने का सादृश्यता का नियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी राइट आंसर होगा इसका, सीखने का सादृश्यता का नियम। जो सादृश्यता का नियम होता है उसके अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण कर लेता है, जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा उसने पहले किया था। नेक्स्ट है खाली जगह, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ए, दूसरों के साथ झगड़ना, बी, अभिव्यक्ति में नवीनता, सी, जिज्ञासा, डी, सृजनात्मक विचार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दूसरों के साथ झगड़ना, ए नंबर। ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, बी, विशेष विद्यालयों में, सी, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो समावेशी शिक्षा है उसके अंतर्गत जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। डी नंबर आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए खाली जगह के प्रति सचेत होना चाहिए। ए, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, सी, प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, डी, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। यानी आकलन जो है वो उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक को। नेक्स्ट है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ए, गणितीय विकार, बी, पठन विकार, सी, व्यवहार संबंधी, डी, मानसिक विकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, पठन विकार। नेक्स्ट है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खाली जगह भूमिका निभानी चाहिए। ए, अग्रोन्मुखी, बी, सहानुभूतिपूर्ण, सी, तटस्थ, डी, नकारात्मक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका अग्रोन्मुखी, यानी जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनको अग्रोन्मुखी होना चाहिए, यानी बच्चों को अच्छा करने के लिए लगातार उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाता है। नेक्स्ट है,
विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यानी विकास जो है वो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी अंतः संबंध का सिद्धांत। बताइए किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है ये आपका ए नंबर राइट है, निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ए पेवलव ने, बी जीन पियाजे ने, सी वाइगोत्स्की ने, डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए प्रौढ़ावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था में जो बच्चे हैं वो अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? एक इरिक्सन के द्वारा, बी स्किनर के द्वारा, सी पियाजे के द्वारा, डी कोहल वर्ग के अनुसार के द्वारा। किसके द्वारा बताइए? ये आपका पियाजे के द्वारा। इन्होंने 4 अवस्थाओं की पहचान की है, जिसमें एक आपका है संवेदी गामक काल जो 2 वर्ष तक का होता है, फिर दूसरा है आपका पूर्व संक्रिया काल, ये 2 से 7 वर्ष तक का होता है, फिर तीसरा है आपका मूर्त संक्रिया काल, ये 7 से 12 वर्ष तक होता है, और चौथा है आपका औपचारिक संक्रिया काल, ये 12 से 18 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट है आपका, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ए बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बी बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, सी व्यवस्था फेल हुई है, डी बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी व्यवस्था फेल हुई है। यानी किसी भी छात्र को यदि वह मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है और सामान्य छात्र है और वो फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि शिक्षण व्यवस्था में कहीं ना कहीं दोष है, जिसकी वजह से बच्चा फेल हो गया है। नेक्स्ट है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बी रटने को प्रोत्साहित करके, सी अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, डी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए नंबर राइट होगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर शिक्षण कार्य किया जाता है तो अधिगम पर अच्छे से प्रक्रिया हो पाती है। नेक्स्ट है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ए विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, बी श्यामपट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, सी बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, डी विस्तृत व्याख्या करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। यानी किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से विद्यार्थियों से कराया जाए तो बहुत अधिक प्रभावशाली होगा और बच्चे उसको अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है,
समावेशी शिक्षा ए कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, बी दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, सी तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, डी हास्याकृत वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी विभिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको अलग से शिक्षा ना देकर सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। ए लघु उत्तरात्मक प्रश्न, बी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सी सत्य या असत्य, डी निबंधात्मक प्रश्न। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। सत्य या असत्य, ये राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ए केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, बी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, सी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, डी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ये प्रगतिशील शिक्षा की से तात्पर्य है कि बच्चों का जो बैठना है और उसके जो समय सारणी है उसमें लचीलापन होना चाहिए, यानी उसमें जो चेंजिंग की प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। ए संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, बी प्रश्नों के प्रकार, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, यानी एक अच्छा प्रश्न पत्र वही कहलाता है जिसमें आपकी संपूर्ण विषय वस्तु यानी सिलेबस सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ए शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, बी बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, सी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, डी एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ए बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, बी किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, सी विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, डी आकलन बहुत किफायती और मितव्ययी होने चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, यानी बच्चा किस तरह का प्रदर्शन करेगा वो जो कक्षा में शिक्षण करते हैं वो अच्छे से बच्चे को जानते हैं, बजाय जो बाहर के एग्जामिनर आते हैं उनके। नेक्स्ट, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक का ए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, डी अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका ए नंबर आपका राइट आंसर होगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। बी, विकास हमेशा रेखीय होता है। सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। डी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें आपका ए नंबर राइट होगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो अविराम गति से निरंतर चलने वाली होती है। ये गति कभी तेज हो जाती है तो कभी धीरे रहती है। उदाहरण के लिए जैसे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनका विकास तेजी से होता है और कुछ का विकास मंद गति से होता है। नेक्स्ट है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। डी, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ए नंबर राइट है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम खाली स्थान पर आधारित है, यानी यह उपागम किस पर आधारित है ये बताना है आपको। ए, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। बी, पुनर्वलन के सिद्धांत। सी, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। डी, ज्ञान के निर्माण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, ज्ञान के निर्माण। यानी ज्ञान के जो निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उसको अच्छे से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा खाली जगह के कारण रोता है। ए, सामाजिक दुश्चिंता। बी, संवेगात्मक दुश्चिंता। सी, अजनबी दुश्चिंता। डी, वियोग दुश्चिंता। इसका राइट आंसर करिए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, संवेगात्मक दुश्चिंता। जब बच्चे को उसकी मां की गोद से अलग किया जाता है तो उसे मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न हो जाती है, इसी के कारण बच्चा रोने लगता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ए, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। बी, समाज में बड़ों का सम्मान करना। सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। डी, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय की लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है ए, वैश्विक प्रवृत्तियां। बी, परियोजनात्मक उपागम। सी, प्रगतिशील चिंतन। डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए, आनुवांशिक। बी, नैतिक। सी, शारीरिक। डी, सामाजिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा डी, सामाजिक। यानी वाइगोत्स्की जो हैं वो बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर रखते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह खाली जगह से प्रभावित है। ए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, सी, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, डी, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। यानी इनमें से कौन सा सिद्धांत है जिससे वो प्रभावित है? आपका आंसर है बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम खाली जगह के सिद्धांत पर आधारित है। ए, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, बी, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सी, सीखने की तत्परता, डी, सक्रिय भागीदारिता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी नंबर राइट आंसर होगा, सक्रिय भागीदारिता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ए, बैठने की उचित व्यवस्था, बी, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, सी, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको आपस में अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्यों? ए, वे एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, बी, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, डी, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें। नेक्स्ट है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, बी, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, डी, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, बी, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, सी, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, डी, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
आपका राइट आंसर होगा ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। यानी जो इंद्रिय गामक होता है, संवेदी प्रेरक अवस्था, उसका विस्तार 2 वर्ष तक माना गया, यानी 0 से 2 वर्ष तक। ये आपका संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है वो व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है। दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय, दिशा, इसका भी ज्ञान होने लगता है। ये 12 से 18 माह की अवस्था तक यह नवीन वस्तुओं को समझने का प्रयास करने लगता है और प्रतीकात्मक चिंतन, परिकल्पना आदि इसमें दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है ए, पालन पोषण और शिक्षण का, बी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, सी, केवल वातावरण का, डी, केवल आनुवांशिकता का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ए, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, बी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, सी, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ए, प्राकल्पना का परीक्षण करना, बी, समस्या के प्रति जागरूकता, सी, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, डी, प्राकल्पना का निर्माण करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ए, अनुभविक, बी, भावात्मक, सी, आध्यात्मिक, डी, व्यवसायिक। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जो भावात्मक है उसका तात्पर्य होता है मनोवृत्ति, वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव, यानी सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी, भावात्मक। नेक्स्ट है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बी, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, सी, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, डी, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। यानी बच्चा जब किसी को लगातार बार बार उसी काम को करता है तो उसमें जो रुचि है कार्य के प्रति वो खत्म हो जाती है और बच्चा ऊबने लगता है। नेक्स्ट है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली जगह की ओर संकेत करती हैं। ए, वे कैसे सीखते हैं, बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सी, सीखने की अनुपस्थिति, डी, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वे कैसे सीखते हैं, ए नंबर। नेक्स्ट है आपका, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं है
तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। बी, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सी, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए यह थकाने वाला होगा। डी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ए, मेरा विद्यालय। बी, मेरा परिवार। सी, मेरा प्रिय मित्र। डी, मेरा पड़ोस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, मेरा परिवार। यानी एक बच्चे से अगर बातचीत की जाती है, अगर उसके परिवार के बारे में बातचीत की जाए तो वो बहुत अच्छे से बात करता है और उसके उत्तर भी देता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बी, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सी, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। डी, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो खाली जगह से ग्रस्त है वह सा और वाज तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ए, डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। बी, शब्द जंबलिंग विकार है। सी, डिस्लेक्सीमिया है। डी, डिस्मोर्फिमिया है। बताइए इसका आंसर राइट क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, डिस्लेक्सिया, यानी वो पठन विकार से ग्रसित है, पठन विकार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ए, समस्या मौलिक होती है। बी, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। सी, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। नेक्स्ट, शिक्षकों से प्रभावशाली प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। बी, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। सी, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते। डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी नंबर, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ए, गा घा खा का। बी, खा गा घा का। सी, गा का घा खा। डी, घा गा खा का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी,
घा, गा, खा, का। नेक्स्ट है और सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता ए औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, बी लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं, सी अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, डी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। इसका राइट आंसर करना है आपको। इसका राइट आंसर है आपका डी, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस समस्याओं से ग्रसित होते हैं। यह है आपका मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, बी अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, सी मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, डी राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट है आपका सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय ए विद्यार्थियों की क्षमताएं, बी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सी विद्यार्थियों की त्रुटियां, डी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका बी नंबर होगा आपका राइट आंसर, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट है एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने का सर्वाधिक संभावना है। ए दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, बी धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, सी सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, डी निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका सी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, यानी धनी और निर्धन इसका कोई भी फर्क बुद्धि लब्धांक को प्रभावित करने वाला नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ए दौड़ना, बी लिखना, सी चढ़ना, डी फुदकना। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका बी लिखना। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ए प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, बी प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे को सहायता न करना, सी बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट है किशोर खाली जगह का अनुभव कर सकते हैं। ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। बी, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। सी, आत्मसिद्धि के भाव। डी, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से सक्षम अक्षम बच्चों को सामान्यतः खाली जगह होता है। ए, डिस्थीमिया। बी, डिस्कैलकुलिया। सी, डिस्लेक्सिया। डी, डिस्ग्राफिया। इनमें से कौन सी समस्या होती है जो शारीरिक रूप से बच्चे अक्षम होते हैं। इसका आपका डी नंबर होगा, डिस्ग्राफिया। ये डिस्ग्राफिया जो है वो एक किसी भी तरह का रोग नहीं होता, बल्कि जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यता पाया जाता है। इसमें बच्चों की लिखावट और समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। नेक्स्ट है आंशिक पुनर्वलन। ए, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी है। बी, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। सी, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। डी, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। इसका आंसर करिए, राइट क्या होगा। इसका आपका डी होगा राइट, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। डी नंबर राइट है। नेक्स्ट है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ए, अनुशासित स्वभाव। बी, प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति। सी, परीक्षण करने की प्रवृत्ति। डी, स्मृति। इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसमें बी नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है। ए, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। सी, प्रकरणों को विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्याओं में संबोधित किए जाने की आवश्यकता होती है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। डी, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका बी नंबर राइट आंसर होगा आपका। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। ए, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। बी, निष्पादन परिहार अभिविन्यास। सी, कार्य परिहार अभिविन्यास। डी, नैपुण्यता अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका ए नंबर आपका राइट होगा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट है शिक्षक खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। क्या? सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने।
सी मुफ्त वाली सामग्री उपलब्ध कराने, डी मुक्त खेल के लिए समय देने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका बी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, ए रूपिम, बी स्वनिम, सी संकेत प्रयोग विज्ञान, डी वाक्य। इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है? इसमें सबसे छोटी इकाई जो है आपका वो रूपिम है। ए नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है बहुविधि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? ए विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, बी संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, सी बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, डी विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के अधिकतम रूप में से अभिप्रेरित करता है? ए असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बी बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, सी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, डी बाह्य कारक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो ये आपके एमसीक्यूज रहे, इसको आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार इसको सुनते रहेंगे तो आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो एकदम पक्के हो जाएंगे और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और लगातार हम सीडीपी की ही क्लास करेंगे। अभी जब सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा तब हम अन्य विषय को लेकर चलेंगे। तो इसको लगातार आप लोग पढ़ते रहिए ताकि आप लोग एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें।